के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने निजी संस्थान के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने वनफूलपुरा पर बेहद सख्त बयान दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि रेलवे की जमीन पर किसी भी सूरत में अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा जाएगा और आने वाली सुनवाई में मजबूती से इस पर सरकार पक्ष रखेगी और वनफूलपुरा को किसी भी कीमत पर अनियंत्रित नहीं होने देंगे, अवैध कब्जा नहीं होने देंगे। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि राज्य की रजत जयंती को शानदार तौर पर मनाया गया और राज्य के विकास का रोड मैप बनाया गया। आप सभी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं तो आप मंत्री जी ने भी हम सबका प्रोत्साहन किया। अभी राज्य की रजत जयंती स्थापना की रजत जयंती वर्ष पर जो हमारे कार्यक्रम हुए, उन कार्यक्रमों में माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी हम सबको आकर अपना आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री जी ने हम सबका प्रोत्साहन भी किया और जहां 25 सालों की उपलब्धियों पर हमने कहीं न कहीं एक उत्सव मनाया, कुछ अनुभवों के रूप में हमने आपस में चिंतन मनन भी किया, विचार भी किया, संवाद भी किया। विधानसभा का विशेष सत्र भी 3 दिनों का चला। वहीं आने वाले 25 सालों का संकल्प लेकर कि आने वाले वर्षों में हमारा उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। उसके लिए वेड इन उत्तराखंड का कॉन्सेप्ट हम धरातल पर उतार रहे हैं, स्पिरिचुअल जोन बना रहे हैं। हल्द्वानी से बड़ी खबर है। यहां के वनफूलपुरा में छापे के दौरान फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने का खुलासा हुआ। कुमाऊं कमिश्नर ने सीएससी सेंटर्स पर छापा मारा, जहां पता चला है कि बरेली के रहने वाले शख्स का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया जा रहा था। इस प्रमाण पत्र को फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बनाया जा रहा था। वहीं छापेमारी से खुलासा हुआ है कि बरेली के रहने वाले रईस अहमद का स्थायी प्रमाण पत्र फर्जी कागजों के आधार पर बनाया जा रहा है, जबकि रईस अहमद नाम का दूसरा एक शख्स पहले से ही वनफूलपुरा में रह रहा था, जिसके कागजों के आधार पर फर्जी कागजात तैयार किए गए थे। वहीं फर्जी कागजात तैयार करने में तहसील में मोहम्मद फैजान नाम के शख्स ने मदद की थी। ठीक ही रईस अहमद नाम का एक आदमी है जो कि मूलतः बरेली का है, कुछ समय से हल्द्वानी में रह रहा है। उसका एक स्थायी निवास बन गया है और वो स्थायी निवास जो बना है, एक दूसरा रईस अहमद हल्द्वानी में रहता है जिसके पास स्थायी निवास पहले से था। उस सब के नकली दस्तावेज, मतलब दस्तावेज तो दूसरे आदमी के हैं, इस आदमी ने इस्तेमाल कर लिए हैं। देश भर में सक्रिय डिजिटल अरेस्ट ठगी के बड़े गैंग का देहरादून में उत्तराखंड एसटीएफ ने खुलासा किया है और देहरादून के शख्स से 59 लाख की ठगी करने वाला किरण कुमार बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खाते में 9 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन और 24 शिकायतें भी सामने आई हैं। आरोपी ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर पहले डिजिटल अरेस्ट किया और फिर ठगी को अंजाम दिया। ये गिरोह अब तक 9 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुका था। जी सर के निर्देशानुसार हमने नई स्ट्रैटेजी बनाई, कोर टीम्स का गठन किया। उसके चलते हमें एक सफलता हासिल हुई है। उसमें हम एक मुकदमा हमारे गढ़वाल रीजन में है, एक कुमाऊं रीजन में है। ऋषिकेश के पास शिवपुरी क्षेत्र में बंजी जंपिंग के दौरान हादसा हो गया। बंजी जंपिंग के दौरान युवक नीचे छत पर गिर गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन युवक को एम्स में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है। वीडियो बेहद हैरान करने वाला और डराने वाला है। आप भी देखिए कैसे युवक सीधे नीचे जाकर टीन की छत पर गिरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को पिथौरागढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम धामी कनाली छीना के पास अपने पैतृक गांव टुंडी जाएंगे, साथ ही जौलजीबी मेले का भी उद्घाटन करेंगे। पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के दौरे को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद हो गया है। डीएम और एसपी अधिकारियों के साथ टुंडी गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही एसपी ने सुरक्षा के इंतजामों का जायजा भी लिया। सीएम धामी शुक्रवार को अपने पैतृक गांव टुंडी पहुंच रहे हैं। इस दौरान सीएम कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने देवभूमि परिवार योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सभी परिवारों की एक यूनिक फैमिली आईडी बनेगी। उत्तराखंड में हरियाणा की तर्ज पर
हर परिवार एक डिटेल डाटाबेस पहचान पत्र बनेगा और हर पहचान पत्र का एक यूनिक आईडी नंबर होगा। इसे देवभूमि परिवार योजना नाम दिया गया है। वहीं इस योजना पर सीएम पुष्कर धामी ने कहा है कि जो आईडी दी जाएगी उससे उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बिगड़ने से रोका जाएगा, क्योंकि डेमोग्राफी को बिगड़ने से रोकना हमारा संकल्प है। इसके साथ ही ठीक तरीके से सभी परिवारों को नियोजन किया जा सकेगा। जो आईडी दी जाएगी उससे हम एक तो जो हमारा नीचे कर दो ना उत्तराखंड की डेमोग्राफी है उसको बिगड़ने से रोकना एक हमारा बड़ा संकल्प है। उस संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ ठीक प्रकार से हम सभी परिवारों का नियोजन कर पाएंगे, देवभूमि के अंदर एक चीज़ों को व्यवस्थित कर पाएंगे। इसलिए हमने ये नवाचार प्रारंभ किया है। उत्तराखंड कांग्रेस में हुए ताजा बदलाव से कांग्रेस के भीतर की राजनीति गर्मा गई है। खासतौर पर कुमाऊं के तराई वाले इलाके में तो जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के ऐलान के बाद कांग्रेस दोफाड़ होने की स्थिति में आ गई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि कांग्रेस तराई के मैदान को 2027 में कैसे साधेगी। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस को नए प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष तो मिल गए, लेकिन इस ऐलान के बाद से कुमाऊं के 9 विधानसभा वाले सबसे बड़े जिले ऊधम सिंह नगर में खलबली है। जिले के सबसे कद्दावर नेता तिलक राज बेहड़ जिले के अध्यक्ष और महानगर के अध्यक्ष के नाम से नाखुश हैं और उन्होंने इसका खुला विरोध कर डाला है। यहाँ तक कि बेहड़ ने 2027 में इसका खामियाजा झेल लेने की भी धमकी दे डाली। 11 विधायक थे, 11 हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर से। ऊधम सिंह नगर की और हरिद्वार की धरती ने कांग्रेस को 11 विधायक दिए। अभी तो पार्टी हाईकमान का फैसला है, उनको तय करना है इस खाई को कैसे खत्म करना है। प्रदेश नेतृत्व जो है हमारा उसको तय करना है, तो पार्टी को तय करना है। हाईकमान सोचती है, वो देखती है। तिलक राज बेहड़ के हाई नफे नुकसान के सोचने से राष्ट्रीय पार्टी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये उनका पैमाना है कि उसका नफा उनको होना है या नुकसान होना है। ये जो पार्टी के अगुवा बनते हैं, जो अपनी मर्जी चलाते हैं, अपनी मर्जी से फैसले कराते हैं, ये उनको सोचना है। हरीश रावत जी से हमारे संबंध है, वो कभी भी इस जिले में आते हैं तो सबसे मिलते हुए जाते हैं। मेरे यहाँ भी आए। तिलक राज बेहड़ जैसे कद्दावर नेता की नाराजगी कांग्रेस की टेंशन बढ़ाने वाली है। उनकी नाराजगी के बीच जिलाध्यक्ष बनाए गए हिमांशु गाबा का दावा है कि उनके कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए 2022 में पार्टी ने 5 विधायक जीते और 2027 में वो जिले की सभी विधानसभा सीटें जीतेंगे। और यही नहीं, गाबा तिलक राज बेहड़ की नाराजगी को अनुशासनहीनता भी करार दे रहे हैं। जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन प्रीतम सिंह का दावा है कि सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। देखो, अब इनके पीछे जो भी है या जो भी लोग इस काम को कर रहे हैं, हमारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व इस चीज को देखेगा, क्योंकि हाई कमान के फैसले के खिलाफ जाना ये हमारी पार्टी के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो जो भी इस तरह का कार्य करेंगे तो पार्टी संज्ञान लेगी उन चीजों का। तिलक राज बेहड़ जी हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठतम नेता हैं। उन्होंने कोई बात कही है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व उसका संज्ञान लेने का काम करेगा। लेकिन उनके बेटे ने तो पार्टी छोड़ दी। नहीं, देखो, होता है कई बार आदमी गुस्से में कदम उठा लेता है। उनका बेटा हमारा बेटा है, हम बैठेंगे उनसे बात करेंगे। असल में 2022 में कांग्रेस बाजपुर, जसपुर, नानकमत्ता, खटीमा और किच्छा में उलटफेर कर चुकी है। लेकिन 2027 से पहले कांग्रेस में मची इस खलबली को बीजेपी मौके के तौर पर देख रही है और उसके नेता दावा कर रहे हैं कि 2027 में तराई की सभी 9 विधानसभा सीटें बीजेपी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ निरंतर बढ़ रहा है। जो सीटें हमने पिछले बार चुनाव में लूज की थी, हमें उम्मीद है कि वो सीटें भी हम बम्पर वोटों से जीतेंगे। और कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, खाली वो नेता खुद आपस में लड़कर अपनी पार्टी को खत्म कर रहे हैं। इनके पास कोई जनता इन्हें पसंद नहीं करती है, इसलिए आपस में लड़कर ही ये अपना टाइम पास कर रहे हैं। कहीं जनता में आपने इनके नेताओं को जाते हुए देखा, वो एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं कि हाँ ये एसी में बैठते हैं, वो कहते हैं जी ऐसा नहीं करते हैं। और वास्तव में इनका कोई कार्यकर्ता जनता में नजर नहीं आता।
दरअसल तिलकराज बेहड़ ही नहीं बल्कि कई और नेता भी जिलाध्यक्ष के तौर पर गाबा और महानगर अध्यक्ष के तौर पर एक महिला के नाम के ऐलान से खुश नहीं है, लेकिन इनकी घोषणा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का हाथ होने के चलते वो अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर नहीं कर रहे। ऐसे में 2027 में कांग्रेस तराई का मैदान कैसे मारेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिले की 9 विधानसभा सीटों पर जीत हार का गणित सत्ता का अंक गणित भी बिगाड़ सकता है। रुद्रपुर से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर कांग्रेस में नए जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की नियुक्ति पर कार्यकर्ताओं का विरोध शुरू हो गया है। इस पर यहां पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सृजन संगठन के बड़े मंथन के बाद पार्टी ने यह फैसले लिए हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक पार्टी में लोग अपनी बात रखते हैं, इसलिए यह सब आप लोगों के सामने आया है। लेकिन पार्टी को आगे बढ़ाने के इस निर्णय का कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। पार्टी का कार्यकर्ता 2027 के लिए पूर्ण मनोयोग से पार्टी के लिए काम करेगा। मंथन के बाद जिसको संगठन सृजन कहा गया, ये निष्कर्ष निकले हैं। अब हमको उनको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। सबको एकजुट खड़ा रहना चाहिए ताकि जो ये मंथन से अमृत निकालने का प्रयास है वो अमृत जो है कांग्रेस को शक्ति दे सके। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब सामाजिक मुद्दों पर फोकस करने की कड़ी में शादियों को लेकर प्री वेडिंग काउंसलिंग यानी शादी से पहले जोड़ों की काउंसलिंग पर बातचीत शुरू करवाने जा रहे हैं। गंगधारा 2 सीरीज के तहत इस तरह का आयोजन देहरादून में 15 नवंबर को किया जाएगा, जिसमें युवा जोड़े एक्सपर्ट्स को संयुक्त परिवार, सोशल एक्टिविस्ट और राजनीतिक की एक छत के नीचे चर्चा करेंगे। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि शादियां टूटने की प्रवृत्ति खतरनाक है, इसे रोकने के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। इस तरह की भी एक समाज में समस्या बढ़ रही है और संस्था ये विचार कर रही है कि हम इस पर कुछ आगे चल करके काम करें, तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। दोनों राज्यपाल ने अप्रिशिएट किया, मुख्यमंत्री जी ने किया, स्वामी अवधेशानंद जी थे और तमाम जो वहाँ पर लगभग मैंने बताया कि 259 प्रोफेसर थे उस प्रोग्राम में। तो सारे लोगों से ये फीडबैक मिला कि भाई हमको इस पर निश्चित रूप से बहुत अच्छा ही प्रोग्राम रहेगा, इस पर हमको काम करना चाहिए। तो उसी में से बातचीत चली है और आज वास्तव में इसके लिए हम जहाँ भी इसके बारे में बातचीत करते हैं तो इसकी आवश्यकता को आज सामान्यतः व्यक्ति महसूस कर रहा है। 31 अक्टूबर तक राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा किया गया था, जो कि अब हवाई साबित हो रहा। रानीखेत की सड़कों की हालत इतनी खराब है कि लोगों का सफर करना तक मुश्किल हो गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रानीखेत की मुख्य सड़कें पर बड़े बड़े गड्ढे, टूटी फूटी सड़कें और जगह जगह खुली सीवर लाइनें। ये नजारा उस पर्यटन स्थल का है जहां हर साल हजारों सैलानी आते हैं, लेकिन खराब सड़कों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे के समय कुछ सड़कों पर लीपा पोती जरूर हुई थी, लेकिन अब वो परत भी उखड़ने लगी है। रानीखेत तक और उधर भिखियाशहर तक लगभग जो मेन सड़क है ये लगभग गड्ढा मुक्त नहीं, बहुत अच्छा उसमें डामरीकरण का काम हो गया है। और हाँ, कुछ जगहों पर अभी रह गया क्योंकि ये मौसम ठंडा है और थोड़ा सा लेबर की भी परेशानी हो रही थी। मेरी अधिशासी अभियंता से बात हुई, दोनों निर्माण खंड और प्रांतिक खंड से, दोनों ने मुझे कहा कि 1-2 दिन में जो गड्ढा मुक्त सड़कें रह गई उनको पूरा कर देंगे। बीजेपी भले ही दावा कर रही हो, लेकिन कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। उनका कहना है कि सड़कों की हालत इतनी खराब है कि पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। बद से बदतर हालत है, किसी भी रोड पर आप निकल जाइए हालत ऐसी ही है। रानीखेत में ही आप देख लीजिए, जो बाजार है हमारा रानीखेत का, उसकी जो मेन रोड है उसकी हालत आप देख लीजिए। आप अन्य रोडों को देख लीजिए, मतलब पता ही नहीं चलता कि गड्ढों में सड़क है कि सड़कों में गड्ढा है। रानीखेत के लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार का गड्ढा मुक्त सड़क अभियान उनके शहर में भी दिखे और लोगों को राहत मिले। रानीखेत से न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी की रिपोर्ट। चमोली के ऐतिहासिक गौचर मेले की कल शुरुआत होगी। सीएम धामी इसका उद्घाटन करेंगे।
हरिद्वार के भगवानपुर में मामूली विवाद पर एक युवक को बुरी तरह से पीटा गया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। विकासनगर में पुलिस ने एक युवक को 315 बोर के अवैध देसी तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पौड़ी के पोखड़ा ब्लॉक में गुलदार ने बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बना लिया। बागेश्वर के गढ़बगड़ में एक घर के पास आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। रुद्रप्रयाग के मधमहेश्वर ट्रैक पर लापता हुए ट्रैक की तलाश जारी है। उत्तराखंड में वकीलों ने 15 नवंबर को सामूहिक हड़ताल की चेतावनी दी है। चैंबर विवाद को लेकर वकील गुस्से में। चंपावत में 15 नवंबर को भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल होनी है। ऐसे में आपदा प्रबंधन ने सभी जरूरी विभागों की मीटिंग की। 22 नवंबर को डीएलएड की प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी है, जिसके लिए 29 शहरों में 151 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रामनगर में विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली ब्लास्ट के विरोध में पुतला फूंका, साथ ही सरकार के आतंकियों को कठोर दंड देने की मांग की है। बद्रीनाथ धाम में पिछले 3 दिनों से लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। -15 तक तापमान गिर गया है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम में बहने वाली ऋषि गंगा का पानी भी जम गया है। झरने के रूप में गिरने वाला पानी पूरी तरह से जम चुका है। पानी की एक एक बूंद नीचे टपकते ही बर्फ का आकार ले रही है। बद्रीनाथ धाम में पीने के पानी तक जमने लगे हैं। इसके साथ ही पवित्र शेष नेत्र की पूरी तरीके से जम चुकी है। झील का पूरा पानी जमा हुआ है। वहीं बद्रीनाथ धाम में पड़ रही कड़ाके की ठंड यात्रियों के लिए भी मुसीबत बन रही है। कपाट बंद होने से 14 दिन का समय बाकी है। वहीं बद्रीनाथ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है और पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में आज से वक्त नहीं देखते। कई बार रात के अंधेरे में राहत बचाव मुश्किल हो जाती है, लेकिन अब एसडीआरएफ तकनीक के सहारे अंधेरे को मात देने की तैयारी में है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी और दुर्गम है, जहां रात के समय सड़क हादसे या आपदाओं के दौरान राहत कार्य करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अंधेरे और जटिल भूभाग के कारण एसडीआरएफ की टीम को खाई या पहाड़ी इलाकों में फंसे लोगों तक पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। कई बार अधिक समय लगने से पीड़ित की जान भी चले जाती है। लेकिन अब नाइट विजन ड्रोन इस मुश्किल को काफ़ी हद तक आसान बना देंगे। नाइट विजन ड्रोन आ जाएंगे तो खाई या जंगल जैसे इलाकों में फंसे लोगों की लोकेशन फौरन मिल जाएगी, जिससे रेस्क्यू का वक्त कम होगा और जानें बचेंगी। तो मुझे ये लगता है कि अगर नाइट ड्रोन के हिसाब से अगर रेस्क्यू में मदद मिले तो वो एक अच्छी पहल होगी राज्य के लिए, और उससे आपदाओं में भी, जैसे किसी भी तरह की जो आपदाएं रहती है, देवी आपदाएं, उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। वो चाहे विक्टिम हो, चाहे रिकवरी हो, चाहे किसी भी तरह के हादसे हो। अभी तक प्रदेश में नाइट विजन ड्रोन ना तो एसडीआरएफ के पास है और ना ही आपदा विभाग के पास, लेकिन एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स ने शासन को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें एसडीआरएफ ने इन ड्रोन की डिमांड प्रदेश की भौगोलिक स्थितियों को देखकर की है। ये ड्रोन रात में काफी तस्वीरें देने के साथ साथ सटीक लोकेशन भी दिखाएंगे, जिससे टीम तुरंत राहत पहुंचा सकेगी। इसमें इस तरह की बात आई है कि कई बार रात के समय जो हादसे होते हैं वहाँ पर प्रॉपर उसके बारे में जानकारी लेने के लिए नाइट विजन कैमरा जो है, उसके साथ साथ नाइट विजन कैमरा के साथ जो इक्विप्ड ड्रोन हो, उसकी भी आवश्यकता महसूस हो रही है। तो इसको लेकर के हम लोग प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। और रात के समय हादसे होते हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर नहीं कर पाते हैं अंधेरे के कारण, या वहाँ रीच में नहीं होते हैं, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तकनीक की ताकत से एसडीआरएफ अब अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी तलाशेगी, और यही कदम भविष्य में जिंदगियां बचाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों में होम स्टे जमकर फल फूल रहे हैं। आलम यह है कि होम स्टे के जरिए जहां इन इलाकों में रोजगार के दरवाजे खुल रहे हैं, वहीं रिवर्स पलायन भी हो रहा है। ऐसे में अब पर्यटन महकमा होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए विंटर टूरिज्म पर फोकस कर रहा है।
आइए इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों में रोड कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इन इलाकों में पर्यटन कारोबार भी लगातार परवान चढ़ रहा है। खासकर ब्यास घाटी में लिपू लेक को जोड़ने वाली रोड बनने के बाद सैलानियों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। सैलानियों की इस बढ़ती तादाद ने होम स्टे को भी परवान चढ़ाया है। ब्यास की घाटी में बूंदी, गरव्यांग, नपलेचू, गुंजी, नाभी और कुटी में जिस तेजी से सैलानी पहुंच रहे हैं, उसी रफ्तार में साल दर साल होम स्टे भी बढ़ रहे हैं। भवन स्वामी है जो स्थानीय निवासी है, अगर वो होम स्टे का लाभ उठाना चाह रहा है, उसके पास ज़मीन है, तो उसको अधिकतम 6 कमरे बनाने के लिए 30 लाख रुपए का लोन दे दिया है, जिसमें 50% सब्सिडी है और 5 साल तक 50% जो है इंटरेस्ट सब्सिडी भी जो है विभाग द्वारा उनको दी जाती है। होम स्टे के जरिए बॉर्डर में रहने वालों को रोजगार मिल रहा है। साथ ही सरकार होम स्टे बनाने पर सब्सिडी भी दे रही है। लिपू लेक बॉर्डर की रोड बनाने के बाद ब्यास घाटी में बूंदी में 9, गरव्यांग में 2, नपलचियों में 8, गुंजी में 30, नाबी में 37 और कुटी में 9 होम स्टे बने हैं। सरकार अब इन इलाकों में विंटर टूरिज्म भी प्लान कर रही है। विंटर टूरिज्म के जरिए सैलानियों की संख्या में तो इजाफा होगा ही, साथ ही होम स्टे को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन हुआ है तो इन वैलीज में हुआ है। अगर हम विंटर टूरिज्म को प्रमोट करेंगे उत्तराखंड के हर जिले में, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि रिवर्स माइग्रेशन होगा। ब्यास घाटी में जिस तेजी से होम स्टे बन रहे हैं, उसमें साफ है कि अब बॉर्डर के लोगों को यहाँ रहने का मकसद मिल गया है। यही नहीं, रिवर्स पलायन भी बॉर्डर पे तेजी से बढ़ रहा है। आलम यह है कि देश भर में फैले यहाँ के लोग घर वापसी का पर्यटन कारोबार से खुद को जोड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।